अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, क्योंकि मुझसे मेरे बहुत सारे जूनियर्स जो हैं इस वक्त सेम क्वेश्चन है। आप फ्री पे क्रॉफ है और ये क्रॉफ सीज़न चल रहा है और उसमें आप लोगों को ना यही होता है कि जी आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ पाते हो। एक तो रूटीन नहीं बनती, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ अगर रूटीन बन जाती है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा लेकिन नंबर नहीं आए क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी नहीं करना आती। देखो, एक चीज़ जो है ना वो ज़रूरी है कि MBBS का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप लोग जो है ना मतलब आप इसको कवर ही नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज गेन करने का शौक है तो वो साल के शुरू में किया जाता है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है ना वो चीज़ ये है कि आप जो है ना स्मार्ट स्टडी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों है वो मैं पहले बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं सो डैट मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे आपको क्या क्या बताना है। अच्छा, स्मार्ट स्टडी की जो टिप्स हैं ज़रूरी क्यों है पहले तो मैं बता दूँ। ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारा सिलेबस ना इतना ज़्यादा होता है कि हम हर चीज़ जो है वो कवर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सर्जन डॉक्टर है ना, सर्जन बन जाता है, उससे इतनी एनाटमी नहीं आती होगी जितनी फर्स्ट ईयर MBBS के बच्चे को एनाटमी आती है होगी। आप जो है वो दोनों को साथ खड़ा करके देख लें। आप कोई टिपिकल क्वेश्चन BD से KLM से उठा कर पूछते हैं, फर्स्ट ईयर MBBS का बच्चा ज़्यादा अच्छा आंसर करेगा। आपको सर्जन जो है उसको इंपॉर्टेंट चीज़ों का कॉन्सेप्ट होगा ज़रूर, या कौन सा मसल कहाँ पर है उसे ये पता होगा, लेकिन इतना डीपली वो नहीं बता सकेगा रिलेशन वगैरह आर्टरी का जितना वो फर्स्ट ईयर का बच्चा बता देगा। क्यों? क्योंकि आपको ना वो पढ़ने की ज़रूरत है जो आपको आगे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। देखो वो चीज़ ना जो या तो आपको प्रोफेशनली आपको आगे जाके काम आए। मिसाल के तौर पे अगर एनाटमी पढ़े तो आपको एटलस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ ज़्यादा पता होनी चाहिए कि कौन से मसल की अरेंजमेंट क्या है, कैसे पड़ा हुआ है, किस मसल के दरमियान कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशन है बाद में भूल जाते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री में आप देखो कि ज़्यादा नंबर होते हैं विटामिन वगैरह के टॉपिक के, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जैसे आयरन के, अब आपको पता है अगर आप पाकिस्तान में या इस तरह से ऐसे किसी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर जो है क्या है कि ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन चीज़ों के विटामिन मिनरल्स के इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आपने ये बीमारियाँ बार बार देखनी है। जो बहुत रेयर बीमारियाँ होती हैं ना उनके ऊपर इतना टाइम लगाने की आपको इसलिए भी ज़रूरत नहीं है, और पेपर में इसलिए भी उसके नंबर कम होते हैं क्योंकि बाद में वो यहाँ पे इतना आपको उनसे ज़्यादा आपका पाला नहीं पड़ना, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि आप जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बन सको। इसकी टिप्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे जब तक आपके पेपर्स आ जाते हैं तो सबसे चीज़ ये कि आप बच्चों ये किया करो कि अपना TOS निकाला करो। ऐसे अंधाधुंध नहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमेशा किसी चीज़ का शेड्यूल बनाते हैं, आपको रास्ता पता होगा तभी आप मंजिल पे पहुँच सकते हैं, वरना नहीं पहुँच सकते। सो TOS यानी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अपना पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन निकालो, उसमें देखो कि किस टॉपिक के ना नंबर ज़्यादा हैं। जिस टॉपिक के नंबर ज़्यादा होंगे ना वही चीज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि विटामिन या मिनरल्स इनके टॉपिक नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ें भी ज़्यादा हैं कि क्योंकि आपको पता है कि हर दूसरे बंदे को तो विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉलिक एसिड है, प्रेगनेंसी में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने फॉलिक एसिड पढ़ा होगा तो आप ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हो ना, तो इसलिए वो उन टॉपिक्स को ना ज़्यादा नंबर देते हैं। तो जो जिनके नंबर ज़्यादा है ना, आपने अभी पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, प्रोफ ओरिएंटेड पढ़ना है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन निकालो। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, ठीक है, A, ठीक है, उसके नंबर हैं 5, ठीक है, और एक टॉपिक है B, ठीक है, और उसके नंबर हैं प्रोफ में 20, ठीक है। अब आपने इन दोनों में से देखना है, ये भी टॉपिक बहुत लंबा है, इसके फॉर एग्जांपल 5 चैप्टर हैं और 20 वाले इसके तकरीबन मिसाल के तौर पे 6 चैप्टर हैं। अब आपने जब अपना टाइम डिवाइड करना है ना तो आपने जो है देखना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट या पहले कौन सा टॉपिक करना है। एक सीक्वेंस भी आपका होना चाहिए पढ़ने का। दूसरी चीज़ जो है ना कि वो ये होनी चाहिए कि आपने किसको कितना टाइम लगाना है, ठीक है। इस चीज़ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो है ना वो मतलब किसके चैप्टर कितने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका, हाँ, जिसका चैप्टर कम हो यानी वो जल्दी हो जाएगा, और जिसकी वेटेज ज़्यादा हो, ठीक है, उसको पकड़ो और उसको रखो ऑर्डर नंबर 1, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या रखो 1, यानी इसको मैंने सबसे पहले करना है कवर, ठीक है। उसमें जो है वो आप वो टॉपिक कवर करो, फिर उसके नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इस तरह से टॉपिक को अरेंज कर लो, ठीक है। पहले टॉपिक अरेंज कर लिए, टॉपिक A पहले करना है और टॉपिक B पहले करना है, सॉरी, और टॉपिक A जो है ना वो दूसरे नंबर पे करना है। फिर अपने जो है ना दिन के 24 घंटे में से आपने कितने घंटे पढ़ना है उसमें से टाइम डिवाइड करो कि जो B टॉपिक है ना इसको मैंने देने हैं 5 घंटे, मिसाल के तौर पर इसको इतना टाइम देना है। अगर आप ऐसे करते हो कि आप A को पहले शुरू कर देते हो और उसको ही 8 घंटे लगा के बैठ जाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप थक जाते हो और जो B की बारी आती है तो
आप उसको 1 घंटा दे के फारिग कर देते हो या उसको कम टाइम देते हो, तो ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने हार्ड वर्क ज़रूर किया, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी नहीं है, आप पेपर में उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें से 20 नंबर का पोर्शन आना है जो आपको आता नहीं होगा, वो 5 नंबर आप जितना मर्जी कर लो, आप मैक्सिमम 5 में से 5 ही गेन कर सकते हो ना, 5 में से 6 तो मिल नहीं जाने आपको, ठीक है। तो ये इसलिए टाइम डिवीजन फॉर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा टॉपिक करना शुरू करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर उनको कितना टाइम देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, कि जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि पहले मैंने बी करना है, ठीक है, उसके बाद मैंने ए करना है, उसके बाद चीज़ जो है ना वो ये है कि उस टॉपिक में से जो आप पहले कर रहे हो बी, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले देखो। इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एक आप रीड कर रहे हो तो एक चैप्टर के शुरू में लिखा होता है एक इंट्रो, ठीक है। ऐसे बुक का मैं एक बुक का पेज ड्रॉ करती हूँ टिपिकल, ठीक है, ये आपकी बुक का पेज है। एक इधर राइट साइड पे कुछ लिखा होता है और लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा होता है, ठीक है। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ना करके इंट्रो होता है, ठीक है। अब जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो ना और आपको अपना वक्त बचाना है, तो फिर आपको अपना वक्त छोटी छोटी चीज़ों में बचाना है। आपको ये इंट्रो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले किसी ज़माने में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट करो। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर इस चैप्टर में जो आगे पेज करो कहीं पे फिगर बनी हुई है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ये ना प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर है, ये डिटेल लिखी हुई है। आगे जाके ना दूसरे पेज पे ना यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम बनी हुई है, इधर ना सारा डायग्राम है और नीचे डायग्राम के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है ना, 2 लाइनों की, वो लिखी हुई है। आपने चैप्टर शुरू करने लगे इंट्रो नहीं पढ़ना, पहली बात अपना वक्त बचाओ। दूसरी चीज़ है दूसरे पेज पे आपने डायग्राम बनी हुई है उसी टॉपिक की, आप उस टॉपिक की पहले डायग्राम करोगे, ठीक है। जब आप डायग्राम करोगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में चली जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको, अच्छा क्या क्या चीज़ है, उसके नीचे लिखी 2 लाइन्स पढ़ोगे, उसके बाद आप टॉपिक को रीड करना शुरू करो, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जब आपने डायग्राम देख लिया ना, आपका ना पिक्चर मेमोरी इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप 1 मिनट में सारे टॉपिक का जो नॉलेज है वो गेन कर लोगे, फिर उसके बाद आपको रीड करना आसान हो जाएगा। अगर आप पहले रीड करना शुरू करते हो बाद में डायग्राम करते हो ना, जैसे मैं आपको देती हूँ 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है। एक स्टूडेंट 1 जो है ना उसने पहले रीड करना शुरू किया, वो पहले रीड करेगा, उसके अंदर कोई लफ्ज़ आ जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा, वो गूगल करेगा, वहाँ से कोई डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा, उधर को निकल जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शन नहीं भी मिलती उस बंदे को, वो रीड करना शुरू करता है, सब मुश्किल होती है, फिर वो आगे रीड करता है, टाइम लगा लगा के एक लाइन को 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है। ये बंदा लगा देगा इस टॉपिक को रीड करने में ना 30 मिनट लगा देगा मिसाल के तौर पे। और जो दूसरा बच्चा है ना, अगर वो पहले डायग्राम कर लेता है, डायग्राम पे वो टाइम लगा देता है, डायग्राम पे टाइम लगा के उसे समझ लेता है, उसकी पिक्चर मेमोरी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसकी विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसे जल्दी समझ आ जाता है। जब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसने डायग्राम पे लगा दिए थे 15 मिनट, ठीक है, मिसाल के तौर पे, जब वो रीड करने लगेगा ना उसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे रीड करने में, और ये 20 मिनट में ये टॉपिक कवर कर लेगा। तो आप देखो आपने कितना टाइम बचाया, आपने 10 मिनट बचा लिए। फिर एक स्टूडेंट नंबर 3 लो, इस स्टूडेंट 3 ने ना उल्टा काम किया, इसने चैप्टर खोला, इसने इंट्रो पढ़ा, इंट्रो पढ़ के इसने लाइनें पढ़ी, फिर जनाबे वाला इसने डायग्राम पढ़ी, इसने जो है ना लगा देना 35 मिनट, ठीक है। क्यों, और बीच में ये हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए, ठीक है, कोई और डिस्ट्रैक्शन भी मिल जाए। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव होना और अपने आप को प्रोडक्टिव बना के स्टडी करना। दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर को किस तरह रीड करो। एक ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है पास्ट पेपर, ठीक है, कि यू हैव टू फोकस फॉर कि आपके जो पास्ट पेपर है, आपके कॉलेज के रेलेवेंट क्वेश्चंस है ना, वो क्या पूछे जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपने नंबर लेने हैं फिल वक्त, ठीक है। साल के शुरू में नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन जब प्रॉफ आता है ना तो फिर आपको प्रॉफ ओरिएंटेड होना चाहिए। पास्ट पेपर देखो और आप देखो कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक चीज़ है कि 2 चीज़ों का कंपैरिज़न आता है, ठीक है? ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने इन दोनों को इस तरह से करना है कि मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूँ, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो है उसके मेरिट या डीमेरिट किसी ड्रग के पूछे जाते हैं हैलोथेन के, ठीक है? अब बुक के अंदर सिर्फ़ उसके मेरिट्स लिखे हुए हैं, कोई एक लिखा हुआ है, फिर आगे चौथे पेज पे जाके दूसरा मेरिट लिखा हुआ है, तीसरे पेज पे जाके तीसरा मेरिट लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि आपने पास्ट पेपर में देखा था कि हैलोथेन के मेरिट डीमेरिट, आप जो है क्या करोगे, आप चैप्टर खोलोगे, उसको ढूँढोगे, उसके 3 या 4 पॉइंट जो है ना वो जो है 1, 2, 3, 4 अपने माइंड में बना लोगे कि ये इसके मेरिट हैं, या उसको हाईलाइट कर लोगे। अब आप जो है ना पेपर करने बैठे हो, ठीक है? आपने भी इस चैप्टर को किया था, मिसाल के तौर पे अब एक स्टूडेंट 1 है, उसने भी इस चैप्टर को किया था
1 घंटे में। एक स्टूडेंट हुए उसने भी इस चैप्टर को किया था 1 घंटे में। दोनों ने बहुत अच्छा टाइम लगाया और दोनों ने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव करा। लेकिन आप पेपर करने बैठे हो, जब आप पेपर करने बैठे हो तो जो स्टूडेंट 1 था ना, उसने ना ये स्मार्ट स्टूडेंट था, उसने क्या किया था कि उसने ना पास्ट पेपर रीड किए थे और उसने उस तरह से ना उसके पॉइंट्स बना लिए थे कि पेपर में कैसे लिखना है। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया है कि हेलोथेन के मेरिट और डीमेरिट बताओ। अब क्योंकि स्टूडेंट 1 जो है ना, इसने जो है वो अपने माइंड में सारी इमेज बनाई हुई है और इसको पॉइंट्स याद हैं क्योंकि इसने 4 या 5 पॉइंट बनाए थे और वो 5 पॉइंट इसने याद किए थे। ये उन 5 पॉइंट को लिखेगा और बहुत अच्छा लिखेगा। जो स्टूडेंट 2 है ना, इसने भी याद किया था, लेकिन जब ये लिखने बैठेगा ना, क्योंकि पेपर का स्ट्रेस भी होता, हो सकता है इसे 5 में से ना सिर्फ 4 याद आए उस वक्त। हो सकता है इसको ना थोड़ा सा टाइम लग जाए पेपर अंडर याद करने में कि किस किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इसको जो है ना वो टाइम ज़्यादा लग जाए। अब ये बच्चा जो है ना, जब पेपर 1 वाला ना, अब इसमें ना पता है कहाँ पे फ़र्क आएगा। ये बच्चा अटेम्प्ट करेगा, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और ये बच्चा जो है ना 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर लेगा। और जो ये बच्चा ना, हो सकता है इसका कोई एक सवाल है जिसको पेपर जो है वो टाइम पे अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, तो देखो किस चीज़ से कहाँ पे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी मार्क्स पे डिपेंड रहेगा आपकी प्रेजेंटेशन कैसे। चौथी चीज़ जो है वो आपकी रिवीजन। अच्छा, हमारा गोल क्या होना चाहिए? स्मार्ट स्टडी का गोल ये है कि मैक्सिमम टॉपिक टच करो और मैक्सिमम टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टच कर लो। ठीक है, ये आपका गोल है। अब मैं वीडियो ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और चीज़, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। टॉपिक ए जो है ना और टॉपिक बी, ठीक है, टॉपिक बी 20 नंबर का था, आपने रखे थे इसके 5 घंटे। आपने 4 घंटे में ना इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर खोला, उसमें से सिर्फ जो चीज़ पास्ट पेपर की थी इंपॉर्टेंट थी वो रीड की आगे गए, पास्ट पेपर की थी इंपॉर्टेंट थी रीड की आगे गए, पास्ट पेपर की थी इंपॉर्टेंट थी रीड की आगे गए, अनइम्पॉर्टेंट आप छोड़ते जा रहे हो। अब आप जो है ना वो आए, आपके पास 4 घंटे में इतना काम हो गया, 1 घंटा बच गया। अब 1 घंटे में आपको जो चीज़ें जो है ना, जो आपका दिल कर रहा है वो इसी टॉपिक के ऊपर लगा दो। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ऐसा है कि आपको ये इंपॉर्टेंट करने में ही 5 घंटे लग गए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्योंकि 2 दिन बाद आपका पेपर है, तो आपने जो है ना 5 घंटे के बाद अगले टॉपिक पे मूव कर जाना है। ठीक है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे और जिसका कम टाइम में कवर हो जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द डे आप एक दिन में ज़्यादा टॉपिक कवर कर लोगे ना, ये भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी, आपका डोपामिन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा और आपका अगर टाइम बच जाता है ना, इस वजह से कि आपने 5-5 घंटे या जितना टाइम दिखा था आप उतना ही टाइम लगा रहे हो, इससे भी अगर आपका टाइम बच जाता है ना, तो आपका दिन के एंड पे वक्त होगा, आप उस वक्त को बी डिवाइड करो और जो है वो देखो कि किसके टॉपिक ज़्यादा हैं। फिर आप टॉपिक बी और ए के अंदर अगर मुकाबला करना पड़ जाता है तो डेफिनेटली आप टॉपिक बी वाले को चूज़ करोगे कि उसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद पक्का कर लिया जाए। ठीक है, तो ये तरीका होता है स्मार्ट स्टडी करने का। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।